नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज 2 साल के इंतजार के बाद मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 43 यानी कि 43 मंत्रियों ने पद की शपथ ली। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल के पास सीधा लेकर आपको चलती हूं। दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रियाजुल हक राजू प्रदेश महासचिव आरजेडी की, वो हमारे साथ मौजूद है। जेडीयू नेता ब्रजकिशोर सिंह हमारे साथ मौजूद है। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर सुनील कौशिक राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रवि पाराशर, आप ही के पास सीधे आते हुए, पीएम नरेंद्र मोदी की ड्रीम टीम जो आज सच साबित की गई, जो 43 शहरों को लाया गया है, क्या कहेंगे आप? कितनी कारगर साबित होगी? कितनी चुनौतियां इनके सामने और कितनी उम्मीदें इनसे? शिल्पा, पीएम नरेंद्र मोदी की भारी भरकम टीम और भारी भरकम उलटफेर, समय क्योंकि कम है तो जो मुझे लगता है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार यानी मोदी कैबिनेट 2x2 की जो खास कुछ बातें हैं वो आपके सामने रख देता हूं। एक तो ये है कि अब मंत्रिमंडल भारी भरकम मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है, तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो बड़े मंत्रालय खाली हुए हैं आज, अप्रत्याशित तौर पर तो नहीं कहेंगे, प्रत्याशित था, लेकिन जो नाम सामने आए वो थोड़े से अप्रत्याशित थे। रविशंकर, जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके डिप्टी यानी स्वास्थ्य मंत्रालय तो पूरा खाली कर दिया गया, श्रम मंत्रालय गंगवार। तो अब ये देखना होगा कि इन नए कैबिनेट मंत्रियों में किसको कौन सा मंत्रालय जाता है। निशंक से भी इस्तीफा ले लिया गया, तो शिक्षा मंत्री कौन बनेगा? जो रविशंकर प्रसाद के पास विभाग थे, ट्विटर से वे बहुत 1-to-1 करके लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो कौन लड़ेगा? जावड़ेकर के विभाग किसको जाएंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रालय किसको दिया जाएगा? उनका डिप्टी किसे बनाया जाएगा? अब ये देखना दिलचस्प होगा। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों के, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उसको देखते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हम जानते हैं कि 7 मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो बीत चुके हैं, जहां पर चुनाव हम कहें पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को भी काफी तवज्जो दी गई है। पश्चिम बंगाल से 2 मंत्री हटाए गए हैं और 4 मंत्री इंडक्ट किए गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत है कि भविष्य की राजनीति, भविष्य में वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक, आपको पीएम मोदी की ये टीम कैसी लगी? कितनी मजबूत लगी? मुझे नहीं लगता कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी उस हिसाब से टीम को तैयार किया गया है। जो कल से मीडिया में जो चल रहा था, जो वहाँ के वरिष्ठ नेताओं से बात हो रही थी कि जिस तरीके से बहुत ज़्यादा अनुभव वाले लोग उसमें होंगे, ब्यूरोक्रेसी वाले लोग होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, ये सब कुछ बिल्कुल बेबुनियाद बातें निकली। और मैं सब देख रहा हूँ, लगभग 15 तो किस आधार पर आप ये टीम मान रहे हैं? बिल्कुल 15 से ज्यादा ऐसे राज्य मंत्री बनाए गए हैं जो पहली बार के सांसद हैं, जिन्हें कोई अनुभव नहीं है। आप बताइए, कल अनुभव की बात कर रहे थे, और आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज ऐसे नेताओं की जरूरत है कि वास्तव में उनको सामंजस्य बैठा के मैनेजमेंट ठीक से देश में कर सके। ऐसी स्थिति इस देश की है, और ऐसी स्थिति में आप 15 से ज्यादा मंत्रालय ऐसे लोगों को देते हैं जो पहली बार सांसद हैं, जिनका राजनीतिक अनुभव 0 के बराबर है। 2 साल का अनुभव सांसद का क्या होता है ये सारे लोग जानते हैं। तो ये स्थितियां, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ढिढोरा बीजेपी पीट रही थी, उस हिसाब से इस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। ठीक है, राहुल लाल। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तो इस पूरे मंत्रिमंडल को जब देखते हैं तो मंत्रिमंडल के निर्माण से पहले जिन लोगों ने इस्तीफा त्यागपत्र दिया, वो बड़ा चौंकाने वाला चीज़ है। हमें ये लग रहा है कि एक तरह से आपके स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, श्रम मंत्री, इन सबों से आपने इस्तीफा लिया और आप ये कह रहे हैं कि हम परफॉर्मेंस के आधार पे कैबिनेट का निर्माण कर रहे हैं। तो फिर क्या ये समझा जाए कि एक तरह से 2.5 वर्ष का समय आपने, चूंकि परफॉर्मेंस के मूल्यांकन करने में 2.5 वर्ष का समय लिया, तो एक तरह से अयोग्यों के हाथ में 2.5 वर्ष तक या 2 वर्ष तक, 2.25 वर्ष तक का जो पूरा पीरियड रहा, अगर सरकार को या माननीय प्रधानमंत्री जी को मूल्यांकन करना था, तो ये मूल्यांकन उनको 6 महीने में या मैक्सिमम साल भर में आप मूल्यांकन कर लीजिए। लेकिन इतने बड़े बड़े जो पूरा सरकार का जो पूरा बड़ा महकमा है, चाहे रविशंकर प्रसाद जो महकमों को संभाल रहे थे, या संतोष गंगवार संभाल रहे थे, श्रम मंत्रालय और तमाम तरह के जो बड़े मंत्रालय थे, वो सरकार के की पॉइंट थे। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस देश को इतना % बहुमत जब जनता ने आपको उपलब्ध कराया था, एक लंबे समय के बाद
फिर तब उस समय आपने चयन में इतना विलंब क्यों किया? अगर ये गड़बड़ इनका परफॉर्मेंस जा रहा था, त्वरित तौर पे उसी समय हटाना चाहिए था। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा चीज की देखिए, जब आपने मंत्रिमंडल का निर्माण कर दिया है, जो बड़ी आशाएं उम्मीद थी, मैं सुनील कौशिक जी की इस बात से सहमत हूं। आपने एक तरह से बिल्कुल अनुभवहीन लोगों को एक तरह से जिस तरह से दिया है, देश इसमें जितनी चुनौतियों के सामने में खड़ा है। हाँ। अभी भी जैसे आपने कह रहा है कि एक सरकार ये चीज कह रही है कि जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हम उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर इस सरकार में किसी का खराब परफॉर्मेंस है तो वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री एकदम लंबे समय से चुनौतियों से जूझ रही है और वो सही निर्णय नहीं ले रही है। अब बताइए, अनुराग ठाकुर जी को किस चीज के लिए प्रमोशन दिया गया? वो क्या केवल, वो हमेशा हम लोग देखते थे कि वित्त मंत्रालय का जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था वो हिंदी अनुवाद पढ़ा करते थे। क्या इसके लिए उनको जो है कि प्रमोशन दिया गया? खुद निर्मला सीतारमण की उपलब्धियां जो है कि इस मंत्रालय में रक्षा मंत्री तक के रूप में उनकी कार्य पद्धतियां बड़ी अच्छी रही हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय के रूप में सुनिए बटे सन्नाटा ही देश को हाथ लगा है। तो ये बड़ी स्थिति है कि आप किस आधार पे आपने तय किया, तो परफॉर्मेंस तो कहीं से हमें नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ब्रजकिशोर सिंह आपके पास आते हुए, जेडीयू नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजकिशोर जी, आपकी पार्टी की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से माहौल तो बहुत बड़ा क्रिएट किया गया था कि इंतजार कीजिए, वो घड़ी आने दीजिए, लेकिन हुआ क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 4 सीटों की आप लोग मांग कर रहे थे, 4 चेहरों के लिए, लेकिन मिला सिर्फ एक ही। 2019 में भी मान गए होते फिर तो, अगर एक ही पर मानना था तो। नहीं कि हमारी नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि हमने 4 सीटें मांग की थी। ये तो सूत्रों के हवाले से आप ही के न्यूज चैनल और बहुत सारे न्यूज चैनलों द्वारा चलाया जा रहा था कि इतनी सीटें मांग की जा रही है। जहां तक कैबिनेट की बात है, कैबिनेट में जाने की बात है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आरसीपी सिंह जी थे और भी जो अपर लेवल के नेता थे उनके, और माननीय मोदी जी की कैबिनेट जो विस्तार हुई है उसमें माननीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सारे लोग मिलके हाँ। बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है मुझे। हेलो, हाँ मैं नहीं मैं वही बोल रहा हूँ। हमें तो हमारी पार्टी को कोई तो लालच थी नहीं कि हमें 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए। ये तो एक पद्धति है। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको बोलना है। ठीक है, प्रधानमंत्री डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास आते हुए, पीएम मोदी की ड्रीम टीम पर क्या कहेंगे आप? डॉक्टर अजय उपाध्याय, मेरी आवाज अब तक आ रही है? हाँ बोलिए सर। शिल्पा जी, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार है, हालांकि मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री जी अंततः 2.5 साल बाद एक नया मंत्रिमंडल का लग रहा है, जैसे कि उन्होंने 2.5 साल पहले नहीं अभी चुनाव जीता है। और जिस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार है, चूंकि उनका ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। बट जहां तक बात है परफॉर्मेंस की और गवर्नेंस की, तो मैं मानता हूं कि ये परफॉर्मेंस और गवर्नेंस का ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है। ये कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में जो मुख्य मुद्दा है वो सत्ता का है, सत्ता की भूख का विस्तार हुआ है। यदि मंत्रिमंडल में परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के हिसाब से विस्तार होता तो सबसे पहले 100 रुपए पार पेट्रोल और डीजल हुआ है उस मंत्री को हटाया जाता। चीन जिस तरह से हमारे सेना सीमा के अंदर घुसा हुआ है, रक्षा मंत्री को हटाया जाता। जिस तरह से बेरोजगारी अर्थव्यवस्था गर्त में गई है, बेरोजगारी बढ़ी है, आसमान छू रही है महंगाई, उस हिसाब से वित्त मंत्री को हटाया जाता। और जिस तरह से नक्सलवाद और बाकी चीजें, आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न देश में है, गृह मंत्री को हटाया जाता। तो मानते कि ये परफॉर्मेंस बेसिस पर है। जहां तक बात कोरोना काल में हमने देखा है किस तरह से कुप्रबंधन रहा है पूरे देश में, किस तरह से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ है, किस तरह से नोटबंदी के बाद इतने लोग गए। और किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री को सबसे पहले हटाया जाना चाहिए था, जो परफॉर्म नहीं कर पाया। और किसान इतने महीनों से किसान जो है सड़कों पर है और 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है। विशेष तौर पे अपने हितों को साधने के लिए कुछ राज्यों में चुनाव है, चुनावी एक तरह से विस्तार है, लेकिन ये जनता समझ रही है विस्तार इसे कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, कोई लाभ नहीं होगा। चलिए देश की जनता पर छोड़ देते हैं। सर हक साहब हमारे साथ जुड़े हुए, प्रदेश महासचिव है आरजेडी के। हक साहब, आप इस टीम के बारे में क्या कहेंगे? कितना एक्सपेक्टेड और कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर आपके लिए कोई? कई दिनों से हम लोग देख रहे थे कि बहुत अच्छी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। आज हुआ भी, जम्बू जेट हुआ, लेकिन जिस मंत्री को ड्रॉप करना चाहिए उसको प्रमोशन दिया गया, जिसको मंत्री बनाते उसको नहीं बनाया गया। ये स्थिति हुई। आज भी जो है आर्थिक तंगी से भारत परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है और वित्त विभाग दिया गया ऐसे आदमी को जो धरातल में डाल दिया है भारत को।
मुझे हंसी आ रही थी, अभी जेडीयू के कोई भाई बोल रहे थे, मैं बिहार से बात लेना चाहता हूँ, जब यही करना था तो 2019 में जेडीयू क्यों नहीं शामिल हुआ? उस टाइम तो बोला कि नहीं, एक में हम नहीं लेंगे और लेंगे, क्या मिला? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है, यही बात है, थूक कर चाहते हैं जेडीयू के लोग वहां जाकर के। ठीक है सर। दिनेश प्रताप सिंह, अब आप ही के पास आते हुए, डॉक्टर कौशिक की बात आपने सुनी, तमाम विपक्षी दलों की बात आपने सुनी, बहुत सारी आशंकाएं यहां पर और बहुत सारे सवाल यहां पर सरकार पर इस समय खड़े हो रहे हैं। खास तौर पर क्या वाकई में ये परफॉर्मेंस बेस्ड पूरा चेंज था और ये जो बड़े बड़े परिवर्तन किए गए, बड़े बड़े चेहरे जिनके इस्तीफे की खबर सामने आ रही है, सर किस तरफ इशारा समझा जाए? इस तरह से इशारा सरफा जाए शिल्पा जी की बहुत अपेक्षित था कि विस्तार होना था और विस्तार हुआ भी। कई लोगों को छुट्टी की गई, कुछ लोगों को सरकार से संगठन में भेजा जाएगा, कुछ लोगों को संगठन से सरकार में लिया गया है और हेता है प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है। ये वैसे प्रधानमंत्री नहीं है जिनको मंत्रियों को सूची दे दी जाए और शपथ दिला दी जाए। ऐसे भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में मुझे नहीं लगता है कि एक मंत्री रख पाए रहे होंगे, उनको सूची मिलती थी। और दूसरी बात, और दूसरी चीज, जो लोग बात कर रहे थे परफॉर्मेंस आधार पर, कुछ लोगों ने कुछ लोगों का नाम तक लिया जिनके बारे में, जिन नेताओं के परफॉर्मेंस के बारे में इनको बैठ के जानकारी नहीं है, सिर्फ स्टूडियो में गाल बजाने के लिए कहते हैं। अच्छा, लेकिन दिनेश प्रताप जी, क्योंकि समय की कमी है, मैं जल्दी से आपसे ये जानना चाहूंगी, युवा मंत्रिमंडल की बात ठीक है, सही है, जायज है, लेकिन अनुभव को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है, जो डॉक्टर कौशिक ने भी सवाल उठाया यहाँ पर कि भाई 15 से ज्यादा मंत्री ही जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई अनुभव नहीं है, ऐसा लंबा चौड़ा, कैसे वो मैनेज कर पाएंगे? और वो भी ऐसी स्थिति में जब देश इतने संकट काल में खड़ा हुआ है, कोरोना महामारी की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। जी शिल्पा जी, यही खासियत मैं कह रहा हूँ, ये संकट सिर्फ भारत में नहीं था, पूरी दुनिया में संकट था। और इतने संकट के बावजूद भी कैसे भारत की सरकार ने अपनी क्षमता को दिखाने के लिए भारत कैसे दृढ़ता के साथ खड़ा रहा और इसका मुकाबला भी किया। और जिनकी बात हम कर रहे थे अभी, अगर मुकाबला किया तो फिर डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा क्यों दिया सर? उन्हें तो आगे कंटिन्यू करवाना चाहिए था, क्योंकि 2 साल का उनका इस महामारी से लड़ने का एक्सपीरियंस था। अब जो भी नया शख्स इस पद पर आएगा, इस जिम्मेदारी पर आएगा, क्या उसे वक्त नहीं लगेगा? और अगर उसे वक्त लगेगा तो देश को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? ये आशंका है हर नागरिक के मन में सर? नहीं, कतई किसी नागरिक के मन में शंका नहीं, क्योंकि मोदी जी जो करते हैं उस पर जनता को विश्वास है। अगर हर्षवर्धन जी को भेजा गया तो हर्षवर्धन जी से दूसरा काम लिया जाएगा। और कैसे हम अभी से मान ले कि जो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आएगा उनसे ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। आप कह दीजिए प्रधानमंत्री देश में रहते हैं, अरे उन्हीं को बने रहने दीजिए, क्योंकि जो नए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे उनको अनुभव नहीं होगा। 2.5 साल तक जनता के ऊपर गलत मंत्रियों को क्यों रखा? राहुल जी, मैं तो खाली एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। ये क्या तरीका है? नहीं, तरीका क्या? मैं सवाल पूछने का पूरा अधिकार रखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने अगर 2.5 साल बाद ये निर्णय लिया तो पहले ही ले लेते ना, 2019 में ही निर्णय ले लेते, देश और आगे चला जाता। मैं आपके निर्णय पे, प्रधानमंत्री के निर्णय पे सवाल नहीं उठाता हूँ। जब प्रधानमंत्री को निर्णय लेना होगा तभी निर्णय लेंगे। आप कह रहे हैं कि भाई कि यहाँ पे प्रधानमंत्री अपने मन से निर्णय लेते हैं, सही बात है, बहुमत की सरकार है, वो मन से निर्णय लेते हैं, इसीलिए तो उनके चयन के मामले पर सवाल उठ रहा है ना कि भाई ये चयन का पूरा अधिकार उनको 2019 के भीतर 2019 में उन्होंने उन अधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, एक एक करके रवि पाराशर। जरा राहुल लाल जी, ये तरीका ठीक नहीं होता। ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके सर, एक एक करके वो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछा। नहीं राहुल लाल जी, ये तरीका आपका ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, समय की आज वैसे ही कमी है, समय की आज वैसे ही कमी है सर, एक बार बात हो जाने दीजिए। रवि पाराशर कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 सेकंड सर, सुन लेते हैं। देखिए, मुझे राहुल जी सुनते हैं, ठीक है राहुल जी सुनते हैं। राहुल जी, दिनेश जी, राहुल जी, मुझे लगता है कि भारत युवा देश है, 65% आबादी भारत की युवा है। ऐसे में अगर युवाओं को किसी प्रधानमंत्री ने एक अवसर दिया है तो मुझे लगता है युवा शक्ति पर, युवा लोगों की ऊर्जा पर हमें भरोसा करना चाहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो पहली बार खेल के मैदान में उतरते हैं और पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाते हैं, पहले ही वनडे में सेंचुरी बनाते हैं, पहली ही प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीतते हैं। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा अतिशय आरोप होगा कि प्रधानमंत्री ने युवा ज्यादा रख लिए हैं तो उनसे कुछ काम नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मौका देना कमी है। डॉक्टर सुनील कौशिक, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट इस पर चाहूंगा। मैं बस जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है और प्रधानमंत्री कभी गलत निर्णय नहीं लेते हैं, मुझे लगता है 3 दिन से क्यों घमासान चल रहा था कि BL संतोष साहब मीटिंग कर रहे हैं,
कि जेपी नड्डा साहब मीटिंग कर रहे हैं, लिस्ट कहाँ बनाई जा रही है, अमित शाह उनसे पूरा लेखा जोखा से टाइप का ले रहे हैं, मतलब फोनों पर लगातार वार्ता चल रही है। यदि प्रधानमंत्री को ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना था तो प्रधानमंत्री सबको जानते हैं, लिस्ट जारी कर देते। फिर इस मंथन की 3 दिन से 4 दिन से जो मंथन चल रहा है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और इतने दिग्गजों ने मंथन किया और मंथन के बावजूद कुछ नहीं निकला। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं जो पत्रकार महोदय बैठे हैं उनके से कि पहली बार में ही, वो कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता। और आप 15 से ज्यादा ऐसे चेहरे जो पहली बार सांसद बने हैं, ठीक है 2 4 5 ठीक है सर, समय की कमी है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं दिनेश प्रताप सिंह। आपने राज्य मंत्री का दर्जा उनको दे दिया। ठीक है कौशिक साहब सुन लेते हैं जल्दी से। आपने अगर बड़ा परिवर्तन किया, परिवर्तन स्वागत योग्य है, मैं मानता हूं स्वागत योग्य कदम होगा। ठीक है दिनेश जी, जल्दी से देश की जनता सुन रही है सर, आश्वस्त कीजिए कितनी मजबूती के साथ आपका ये मंत्रिमंडल अब आगे काम करेगा, देश को आगे तरक्की की राह पर ले जाएगा। सर जनता देख रही है, जवाब दीजिए दिनेश जी जल्दी से। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सरकार बनी है, चाहे उसमें युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे टेक्नोक्रेट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अधिवक्ता हो, सारे लोगों का समावेश है। एक समावेशी सरकार है और सारे देश का प्रतिनिधित्व है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी का प्रतिनिधित्व है। और बहुत सोच समझ कर संगठन से विचार विमर्श करके जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो होता है, और वो किया गया है। इसमें दिक्कत चलिए ठीक है सर, माफी के साथ आप सबको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने समय निकाला इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर नए सफेद सलार, नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां, कितना खरा उतर पाएंगे देखने वाली बात है, करना होगा इंतजार। फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।